देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव के बारे में और ये पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो आपका हिंदी और इंग्लिश में होगा। एक-एक सेंटेंस की आपको हिंदी लिखी मिलेगी और एक-एक सेंटेंस का मैं आपको मीनिंग बताऊँगा। ये कंप्लीट लेक्चर होगा एडजेक्टिव के ऊपर जिसमें बेसिक टू एडवांस हम लोग हर चीज़ कवर करेंगे और एक-एक चीज़ को बड़ी गहराई से देखेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं एडजेक्टिव के बारे में और हो सकता है मैं कुछ ही दिनों के अंदर हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तो ये पुराना हो गया हो और अगर आज ही वीडियो आपको मिला है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। आपके कोई भी मतलब क्वेश्चंस हैं बेस्ट से रिलेटेड तो आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हो और केवल व्हाट्सएप कीजिए, वो भी इंडिया के अंदर, इंडिया से बाहर मत कीजिए। मेरा थोड़ा सा ये सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए। तो आइए डिस्कस करते हैं एडजेक्टिव के बारे में और एक-एक चीज़ को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हम इस लेक्चर में क्या-क्या पढ़ेंगे। तो हमने एक टेबल बनाई है, उस टेबल में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे इस कंप्लीट लेक्चर में क्या-क्या पढ़ेंगे और एक-एक हेडिंग को, एक-एक पॉइंट को फिर सेपरेटली डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एडजेक्टिव्स कि एडजेक्टिव्स क्या होती हैं, कैसे होती हैं, किस तरह से काम करती हैं, उसके क्या फॉर्म्स होते हैं, वो एक-एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसका फिर उसकी देखेंगे डेफिनेशन कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो किस तरह से काम करता है। देन हम देखेंगे उसके टाइप्स, उसके प्रकार देखेंगे और क्लासिफिकेशन देखेंगे कि किस प्रकार से उसका वर्गीकरण, उसका क्लासीफाइज को किया जाता है। देन हम देखेंगे पोजीशन एंड ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। एक एडजेक्टिव की सेंटेंस के अंदर क्या उसकी पोजीशन होती है और क्या उसका ऑर्डर होता है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि दो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, एक तो प्रेडिकेटिव यूज़, एक एट्रीब्यूटिव यूज़। इसके अलावा जो एडजेक्टिव्स हैं उनका क्रम क्या होता है, वो किस तरह से कौन सी वाली रखी जाती है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पता करना क्योंकि इससे रिलेटेड हम लोग स्पोकन में मिस्टेक करते हैं और साथ ही साथ हम लोग रिटन इंग्लिश में भी मिस्टेक करते हैं। देन हम लोग देखेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कि किसी भी चीज़ का या किसी भी इंसान के बीच से कंपैरिजन करते हैं, भले वो पॉजिटिव हो, उसकी डिग्री बतानी हो, कॉम्परेटिव हो या सुपरलेटिव हो, वो किस तरह से बताई जाती है, किस तरह से लिखी जाती है, उसके बारे में बड़ी ही गहराई से देखेंगे। देन हम देखेंगे यूसेज और रूल्स, कॉमन मिस्टेक्स जो एडजेक्टिव से बनती हैं या एडजेक्टिव से रिलेटेड होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। देन हम देखेंगे एडवांस नोट्स देखेंगे और टिप्स देखेंगे कि किस तरह से ये एडवांस लेवल पे चीज़ें काम करती हैं। देन हम उसकी करेंगे कुछ प्रैक्टिस, कुछ सेंटेंसेस उठाएंगे जिस पे हम प्रैक्टिस करेंगे और उनको एनालाइज करके ये देखेंगे कि आखिर में एडजेक्टिव के अंदर हमने क्या सीखा है और किस तरह से सीखा है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं एडजेक्टिव का कि किस तरह से एडजेक्टिव फंक्शन करता है। एडजेक्टिव्स आर एसेंशियल वर्ड्स। एडजेक्टिव्स जो हैं वो बहुत ही एसेंशियल, आवश्यक शब्द होते हैं दैट एड डिटेल एंड डेप्थ टू आर लैंग्वेज। वो हमारी लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश में जो है वो डिटेल्स को ऐड करता है, साथ ही साथ उसमें डेप्थ लाता है, उसमें और गहराइयाँ लाता है, कॉन्टेक्स्ट को और ज़्यादा क्लियर करता है। यह इसको कह सकते हैं कि अगर आपको अलंकृत भाषा, फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करनी तो भी आपको एडजेक्टिव्स का यूज़ करना होता है क्योंकि एडजेक्टिव जो है उसका सही जो फॉर्म, जो सही यूसेज हैं, जो एक्सपर्ट करते हैं, वो फिगरेटिव लैंग्वेज में किया जाता है बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ जो है दे हेल्प डिस्क्राइब द क्वालिटी, वो किसी चीज़ की क्वालिटी, किसी इंसान की क्वालिटी, क्वांटिटीज़ एंड स्टेट ऑफ नाउन्स, और उस नाउन का स्टेट क्या है उसके बारे में डिटेल में जानकारी मिलती है। एंड प्रोनाउंस दे मॉडिफाई, और जिस नाउन या प्रोनाउन को वो मॉडिफाई कर रहे हैं उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके बारे में जानकारी हमें देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है या उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। मॉडिफाई करना, डिस्क्राइब करना, बोथ आर सेम वर्ड्स। बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स नेचर, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो जानकारी मिल रही है, बेसिकली उसमें हमें क्या जानने को मिलता है, उसका नेचर जानने को मिलता है, उसकी क्वालिटी जानने को मिलती है,
उसकी क्वांटिटी जानने को मिलती है और इससे के अलावा बहुत सारी चीज़ जानने को मिलती हैं जिससे हमें हेल्प मिलती है कि वो पर्सन या वो थिंग जो है या फीलिंग है कुछ भी है वो किस तरह से क्या मीनिंग कन्वे करना चाहता है या चाहती है। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स एंड क्लासिफिकेशंस के बारे में कि किस तरह से चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। बेसिकली अगर इस लेक्चर को आपने समझ लिया ध्यान से तो आपका बेसिक्स जो हैं, जो आपके बेसिक्स हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे कि एडजेक्टिव्स ऐसी होती इस तरह से पूरे ग्रामर में काम करती है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोचते हो कि नहीं सर एक ही वीडियो में चीज़ें क्लियर हो जाएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ लैंग्वेज। ये एक सब्जेक्ट नहीं, भाषा है और भाषा की कोई लिमिट नहीं होती कि आप किस चीज़ को कैसे समझाना चाहते हो सकता है एक ही सेंटेंस को आप 20 से 30 तरीके से समझा सकते हो उसको। तो वो कभी इंटोनेशन में चली जाती है बात, कहीं कुछ अलग तरह से चली जाती है, कहीं वो नरेशन में चली जाती है, कहीं वो वॉइस में चली जाती है। तो बेसिकली कहने का मतलब अपना ये है कि एक लेक्चर से चीज़ें कंप्लीट नहीं हो सकती, लेकिन एक लेक्चर से हमें उसका आउटलाइन पूरा मिल जाता है किस तरह से चीज़ें काम करती हैं, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस लेवल की चीज़ें कंफर्म कर लेते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ कि ये मन बना लेना कि इसको पढ़ ले तो हम मतलब कह सकते हैं कि ओमनिशिएंट हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, या हम ऐसा कहें कि वी आर नाउ ऑल नोअर, हम लोग हर चीज़ जानने वाले हो जाएंगे, ऑल नॉलेजेबल हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को। तो आइए डिस्कस करते हैं कि कहा जा रहा है कि अगर एडजेक्टिव्स को हम लोग देखें तो एडजेक्टिव्स को कई सारी चीज़ों में या कई सारी टाइप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। इनमें जो मेन हैं उनको हम अलग से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, वे एडजेक्टिव्स जो गुण बताती हैं, गुणात्मक या गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव्स को हिंदी में विशेषण कहते हैं। मैं देख रहा हूँ कि 4-5 सालों से जब से मेरा यूट्यूब चैनल शुरू हुआ है, हमेशा लोग कहते हैं सर हिंदी लाइए, हिंदी से चीज़ समझ में आती हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि हिंदी में टाइप करवाना काफ़ी कठिन काम होता है और ख़ुद मैनेज करना ये तो एक इम्पॉसिबल सा काम हो जाता है। तो मेरी बस आपसे ये रिक्वेस्ट रहती है कि मैं 90 to 95% हिंदी ला सकता हूँ, बाकी 5% पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी मुझे इसकी हिंदी समझ में नहीं आती क्या एक्चुअली में होनी चाहिए। तो आप ये मत सोचिए कि वो वर्ड लिखा उसकी हिंदी वही हो गया, ऐसा नहीं होता। हमें कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हिंदी चूज करनी होती है, तो इसलिए कभी कभी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए उसको थोड़ा सा माइंड मत करना, आप लोग उसको इग्नोर कर देना। मैं हिंदी आते जरूर आपको बताऊंगा फिर भी। तो डिस्क्रिप्टिव जो एडजेक्टिव्स होती हैं बेसिकली उनमें एक तो क्वालिटी निकल के आती है उस नाउन या प्रोनाउन की, या तो लिविंग बीइंग होगा या नॉन लिविंग होगा। उसका नेचर देखने को मिलता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो हैं उस नाउन या प्रोनाउन के वो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपका है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल बता रहा है कि वो सुंदर है। स्मार्ट बता रहा है कि वो स्मार्ट है, उसका दिमाग तेज है। स्ट्रॉन्ग बता रहा है कि वो वीक नहीं है। ओल्ड ये बता रहा है कि वो यंग नहीं है, उसका जो अपीयरेंस है वो ओल्डनेस उसमें शो होता है, ओल्ड एज होती है वहाँ पर। कलरफुल है वहाँ पर, ब्लैक एंड वाइट नहीं है, कलरलेस नहीं वो चीज़। जनरस है, उदार है, मतलब क्रूएल्टी उसके अंदर नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एडजेक्टिव्स के अंदर देखने मिलती हैं, ये डिस्क्राइब करती हैं चीज़ों को बेसिकली। फिर इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि द ब्यूटीफुल गार्डन इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स। जो गार्डन है, जो बगीचा है, वो फूलों से भरा हुआ है। फूलों से बगीचा भरा हुआ तो है, लेकिन किस तरह के फूल हैं? तो आंसर आया व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर्स आर देयर इन द गार्डन। तो आंसर आया ब्यूटीफुल, सुंदर। तो ये ब्यूटीफुल जो है वो उस गार्डन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है उस गार्डन को, और बता रहा है कि फूल जो है जो फूल है वो सुंदर हैं वहाँ पर, और अलग अलग चीज़ें वहाँ पर हैं, तो बगीचे वो सुंदर बना रहे हैं वहाँ पर। तो ये ब्यूटीफुल आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर ये फंक्शन कर रहा है। तो ये गार्डन के लिए आया हुआ है। इसके अलावा मैं कुछ और चीज़ें बता देता हूँ ग्रामर की। फुल ऑफ फ्लावर्स, ये बेसिकली सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या है हमारा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है,
ये हमारी यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है इस गार्डन के लिए आया हुआ है। इस सेंटेंस में गार्डन एक नाउन है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, द हमारा डिटर्मिनर है। इन तीनों को आपस में मिलाएंगे तो ये हमारा कहलाएगा नाउन, नाउन फ्रेज। क्या कहलाएगा? नाउन फ्रेज। तो ये जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, जो कि एक एडजेक्टिव फ्रेज है, ये हमारा क्या है? एक एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। कुछ लोग इसको नाउन फ्रेज भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर नाउन आया हुआ है। तो हम इतने को देखें तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है, सबको देखेंगे तो ये नाउन फ्रेज हो जाता है। तो बेसिकली हम इसको नाउन फ्रेज कह लेते हैं, ठीक है। तो ये नाउन फ्रेज जो है इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको नाउन फ्रेज मान लेते हैं। ये नाउन फ्रेज जो है ये फंक्शन कर रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का इस सेंटेंस में इस नाउन फ्रेज के लिए। एक नाउन फ्रेज सब्जेक्ट है और दूसरा नाउन फ्रेज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, जो उस नाउन फ्रेज के बारे में जो कि सब्जेक्ट के तौर पर आया हुआ है उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि सुंदर बगीचा तो है लेकिन कैसा है? तो वो फुल ऑफ फ्लावर्स है, इस तरह से। देन आपका है क्वांटिटेटिव, जो क्वांटिटी बताए एडजेक्टिव, वो हमारी कहलाती है परिमाणवाचक विशेषण, जो क्वांटिटी बताए। अब ये क्या करता है? ये किसी नाउन की क्वांटिटी बताता है कि वो 1 है, 2 है, 1 टन है, 2 टन है, एक पैकेट में है, 1 लीटर में है, एक बॉटल में है, एक स्पून में है, एक कटोरी में है, एक बाउल में है। किस तरह से वो उसकी क्वांटिटी बताता है। जैसे कि यहाँ पे सम का मतलब कुछ, फ्यू का मतलब भी थोड़ा या कुछ, मैनी का मतलब कई, सेवरल का मतलब कई, मच का मतलब काफ़ी, जो अनकाउंटेबल साथ में यूज़ होता है, लिटिल का मतलब ना के बराबर, लगभग, इनफ का मतलब पर्याप्त मात्रा में, अ लॉट ऑफ का मतलब काफ़ी ज़्यादा, ईटीसी। यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं। इन सभी वर्ड्स की हिंदी, हर सेंटेंस की हिंदी भी हमने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। जैसे कि आई हैव, मेरे पास हैं। क्या है मेरे पास? मेरे पास बुक्स हैं। मेरे पास क्या है? मेरे पास बुक्स हैं। तो मेरे पास कितनी बुक्स हैं? कैसी बुक्स हैं? तो आंसर आया मेरे पास कई किताबें हैं, कई सारी बुक्स हैं। अब इसके बाद हो सकता है कि ब्यूटीफुल बुक्स हैं, जैसे कि आई हैव ब्यूटीफुल सेवरल, REL सेवरल बुक्स। अब क्या हो जाएगा कि मेरे पास किताबें तो हैं लेकिन कई सारी हैं, और कई सारी कैसी? वो ब्यूटीफुल हैं, सुंदर किताबें हैं, आर्ट से रिलेटेड हैं, डिज़ाइन से रिलेटेड हैं, जो भी हो सकता है आपका वो वर्ड। तो आप ध्यान से देखिए, सेवरल जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है? सेवरल इस सेंटेंस में, ये जो हमारा बुक आया हुआ है इस नाउन के लिए ये आया हुआ है, इस नाउन को ये मॉडिफाई कर रहा है बेसिकली, यानी उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, फिर आपका आता है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। वे एडजेक्टिव्स जो न्यूमेरिकल्स, जो संख्या बताते, संख्या दिखाते हैं, वो कहलाते हैं न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। स्पेसिफाई द एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइटम्स। इंसान हो यानी कि ह्यूमंस हो या कोई थिंग्स हैं, तो उनकी एग्जैक्ट नंबर क्या है? जैसे सम का मतलब कुछ, कितने पता नहीं। मैनी का मतलब बहुत सारे, कितने पता नहीं। अ लार्ज ऑफ, अ नंबर ऑफ, कितने पता नहीं। तो वो तो आपका क्वांटिटी बता रहा है बेसिकली, भले वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट नंबर चाहिए तो वो न्यूमेरिकल है ना, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। और उसमें इस तरह से शब्द आते हैं, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। थर्ड का मतलब तीसरी पोजीशन, सेकंड का मतलब दूसरी पोजीशन, फर्स्ट का मतलब पहली पोजीशन, लास्ट का मतलब आखिरी पोजीशन। तो वहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो क्वांटिटी ना कह के उसका नंबर कह सकते हैं वहाँ पर बेसिकली। तो कैसे? देयर आर कार्स, कार हैं, ठीक है, कार हैं वहाँ। अब हम चाहें तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि देयर आर 3 कार्स देयर। अब वहाँ मैंने क्यों लगाया? ये मैंने क्यों लगाया? क्योंकि मैंने हिंदी मीनिंग जो यहाँ पर वहाँ से सेंटेंस शुरू किया, इसलिए मुझे लगाना पड़ा। तो वहाँ कार्स हैं, ठीक है, वहाँ कार्स हैं। तो वहाँ पे कार कितनी हैं? तो आंसर है जैसे कि सेवरल कार्स, तो कई सारी कार्स हैं। अब कई सारे शब्द का कोई एक स्पेसिफिक नंबर नहीं है। अब अगर वो स्पेसिफिक नंबर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे? हमें उसके लिए एक स्पेसिफिक नंबर भी तो चाहिए। तो हमने लगा दिया 3 कार्स। वहाँ पर 3 कार्स हैं, वहाँ पर 3 कार्स हैं। तो
3 कार्स का मतलब क्या हुआ कि 3 संख्या में, 2 कार्स का मतलब 2 संख्या में, 1 कार का मतलब 1 कार संख्या में। तो एक नंबर हमें चाहिए जब होता है तो उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव आया है, जो कार्स के लिए आया हुआ है, इसको हम बोलेंगे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। वे एडजेक्टिव्स जो संकेत करती हैं कि ये कार, वो कार, ये वस्तुएं, ये आम, वो किताबें। तो इशारा करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का। बेसिकली ये 4 होते हैं, ये पॉइंट आउट करने के लिए लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं, जिसमें दिस, दैट, दिस का मतलब यह है कोई एक चीज़, दैट का मतलब वो कोई एक चीज़, फिर दिस का मतलब ये सारे लड़के, ये सारी लड़कियां, ये सारी वस्तुएं यहाँ पर, ठीक है। और दोस्त का मतलब वो सारी चीज़ें, वो सारे लड़के, वो सारे किताबें, दूर की सेंस में। तो आप बेसिकली क्या करेंगे कि दिस का प्लूरल होता है दीज, पास के सेंस में, और दैट का प्लूरल होता है दोस, दूर के सेंस में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, और ये प्लूरल है इसका। क्लियर? और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप मेरे चैनल पे काफ़ी टाइम से जुड़े हो तो इतनी बात बताने के बाद आपको समझाना, एक्सप्लेन करना पड़े चीज़ को, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। दिस पेन इज़ माइन। यह कलम मेरी है। अब ये कलम मेरे पास में कि मुझसे दूर है? तो आंसर है कि ये कलम मेरे पास में है, ठीक है। अब पास के लिए 2 वर्ड हैं। सिंगुलर के लिए दिस यूज़ होता है, प्लूरल के लिए, ज़्यादा के लिए दीज यूज़ होता है। अब ये कलम एक है, इसलिए इस कलम के लिए लगाएंगे हम दिस। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिस पेन इज़ माइन। यह कलम मेरी है, यह पेन मेरी है। क्लियर? अब आप चाहें तो कभी कभी लोग क्या करते हैं कि दैट के लिए भी यह लगा देते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ दैट मीन, उसका मतलब क्या हुआ। व्हाट इज़ दिस मीन, इस चीज़ का मतलब क्या हुआ है। तो बेसिकली कभी कभी आप चाहो तो दैट के लिए आप वो वर्ड का भी यूज़ कर सकते हो कि वो क्या है, मतलब कोई एक चीज़ के बारे में आप बातचीत करना चाहते हो, इस तरह से। तो ये दिस जो है इस पेन के लिए आया हुआ है और डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, इशारा कर रहा है किस तरह से, कि ये वाला पेन, इस तरह से। फिर इसके बाद आता है आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स मतलब वे शब्द जो क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन करने के लिए अपने पास 2 वर्ड्स ग्रामर की कैटेगरी में आते हैं। पहला आपका आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, पहला, और दूसरा आता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब मैंने एक चीज़ हमेशा नोटिस की है कि कई सारे लोगों का, मतलब इवन वो लोग भी जो इंग्लिश को जानते हैं और जो इंग्लिश बोल भी लेते हैं, उनका एक कन्फ्यूज़न रहता है कि सर जो आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है और इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, हम कैसे पता करें कि ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको एक स्ट्रक्चर लिखता हूँ, स्ट्रक्चर का मतलब एक फॉर्मूला टाइप का लिखता हूँ, उसको देखना और समझना। जैसे कि हमने कोई नाउन लिखा, उस नाउन के जस्ट पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, जिसको हम WH वर्ड बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, ठीक है। तो क्योंकि नाउन से जस्ट पहले है, इसलिए हमारा कहलाएगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड आए और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमें देखने को मिले, क्या देखने को मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब, तो ये कॉम्बिनेशन जो है, इस कॉम्बिनेशन में ये वाला फिर जो क्वेश्चन वर्ड है, ये आपका इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा। ऐसा क्यों? एडजेक्टिव्स की खासियत ये होती है कि वो नाउन के बगल में आता है। मतलब मैं जनरली इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडवर्ब के बारे में ही केवल फिलहाल यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो अगर नाउन से पहले क्वेश्चन वर्ड है तो वो आपका कहलाएगा एडजेक्टिव, यानी कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। और अगर वो हेल्पिंग वर्ब से पहले है और वो नाउन के आसपास नहीं है, भले नाउन फिर कहीं दूर लिखा हो, यहाँ पर कहीं नाउन दूर लिखा हो, उससे मतलब नहीं है, उसके बगल में नहीं है,
तो इस तरह से जो ये वर्ड है ये कहलाएगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, तो आप थोड़ा इस सेंटेंस में ध्यान दीजिए कि ये तो होगी हेल्पिंग वर्ब, इसको छोड़ दीजिए। फिलहाल हमने देखा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है और यहाँ पर ड्रेस एक नाउन लिखा है। इस नाउन का जस्ट पहले अगर आप ध्यान दी तो विच लगा हुआ है। इस तरह से अगर ध्यान दें तो ये हमारा कहलाएगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। सही है। अब हम कैसे पता करें कि हमारा ये एडवर्ब नहीं है, तो इसका सेंटेंस लिख लो फिर से, विच इज योर ड्रेस, विच इज योर ड्रेस। अब इस सेंटेंस पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ड्रेस वर्ड तो काफ़ी दूर चला गया, इसको तो छोड़ दीजिए। फिलहाल यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इस इंटरोगेटिव सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, विच यहाँ पर भी है, विच यहाँ पर भी है। बस डिफरेंस क्या है कि इस विच के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, ये नाउन के बगल में नहीं है विच। ये वाला विच जो है ये ड्रेस के बगल में, नाउन के बगल में है। अब यहाँ पर नाउन नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब। ठीक है। और ये नाउन के बगल में लिखा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इसको बोलेंगे इंटरोगेटिव एडवर्ब। इसी तरह से क्वेश्चन और आता है जो भी मैं बताना भूल गया कि सर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बीच में क्या डिफरेंस होता है, उसको भी देख लो एक बार। मैं ऑलमोस्ट उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर पुटअप कर रहा हूँ जो जनरली लोग पूछते हैं, उसमें हमेशा कन्फ्यूज़न उनको रहता है। और क्योंकि मैं बड़े बड़े लोगों को पढ़ाता हूँ, अपने से बड़े लोगों को ही ऑलमोस्ट पढ़ाता हूँ, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि एक्सपर्ट लोगों को भी मैंने पढ़ाया है, तो उनका क्वेश्चन बने रहते हैं ऐसे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो मैं भी खुद सीखता हूँ तो मुझे भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मैं यही सोच के चलता हूँ कि जब मुझे प्रॉब्लम हो सकती है तो सबको प्रॉब्लम हो सकती है। और आपको आए या ना आए, लेकिन बताना ज़रूर चाहिए, कोई भी चीज़ छुपानी नहीं चाहिए किसी से भी। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा दिस इज माई पेन, और मैं वही सेंटेंस ले जो अभी हमने देखा था, और हमने लिखा दिस, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, दिस पेन इज माइन। अभी आप ये इस बात पे फोकस मत करना करें सर कि माई और माइन में क्या डिफरेंस हो, इनमें ये यूज़ कैसे होते हैं, उसको छोड़ दीजिए। आप फिलहाल ये देखिए कि दिस जो है यहाँ पर वो किसके बगल में है, एक नाउन के बगल में है। तो ये दिस नाउन के बगल में है, ठीक है। और ये दिस किसके बगल में है, तो हमने ध्यान दी ये दिस हमारा एक वर्ब के बगल में है। जिस तरह से यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है इन दो सेंटेंसेस में, क्योंकि नाउन के बगल में जो वर्ड आता है वो एडजेक्टिव कहलाता है, तो इस हिसाब से नाउन के बगल वाला दिस जो है वो आपका कहलाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, आपका कहलाएगा क्या कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्लियर। क्योंकि ये वर्ब के साथ में लिखा हुआ है, हम ये जानते हैं कि एक नाउन की जगह पर प्रोनाउन रिप्लेस कर सकता है, तो यहाँ पर ये वर्ब के बगल में है, इसलिए इसको बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये नाउन के बगल में दिस नहीं लिखा है, जिस तरह से ये वाला दिस लिखा हुआ है। तो जिस तरह से दिस, दैट, दीज, दोस वर्ब के पहले आए, है ना, वर्ब के साथ में, नाउन के साथ में ना हो, नाउन के साथ में बेसिकली ना हो, तो वो कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। और नाउन के साथ में चलें, चाहे बीच में हो, चाहे लास्ट में हो, चाहे स्टार्टिंग में हो, तो वो कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक इसी तरह से नाउन के साथ में और सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तो वो कहलाते हैं आपके इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। और अगर वर्ब से पहले हैं और नाउन के साथ में नहीं हैं, जैसे कि आपका विच के साथ में विच इज़ योर ड्रेस है, तो वो कहलाते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि अब आपको बिल्कुल 100% क्लियर हो गया होगा। फिर आगे बात करते हैं। अगला आपका जो इसका टाइप है वो है पजेसिव एडजेक्टिव्स। अब बेसिकली यहाँ पर जो लिस्ट बनी है उस पर थोड़ा ध्यान देना, और 99.99% लोग जो हैं वो यही कहते हैं सर आप गलत पढ़ाते हो। मैं सर नहीं, ज़्यादातर जितने भी सर पढ़ाते हैं, जो टीचर्स पढ़ाते हैं, उनको कहते हैं सर थोड़ा सा गलत पढ़ा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो लिस्ट बनी हुई है ये आपके प्रोनाउंस की कैटेगरी में लिखे होते हैं। जब आप प्रोनाउंस पढ़ोगे
तो आप उसमें आपने देखा होगा प्रोनाउन वाले लिस्ट में कि आप जो चार्ट बना उसमें यही जो लिस्ट है वो वहाँ पर बनी हुई है। लेकिन आप चीज़ एक फोकस करना कि वहाँ पर जो लिस्ट है उसमें हेडिंग्स ऊपर लिखी हुई हैं, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस, और पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव। ध्यान दीजिए, पजेसिव के साथ प्रोनाउन तो जुड़ा है तो वो प्रोनाउन ही है, लेकिन पजेसिव के साथ में एडजेक्टिव आ गया है क्योंकि उसका फॉर्म एडजेक्टिव में भी एक जाता है ये वाला, इसलिए उसको वहाँ पर मजबूरी में लिखना पड़ता है। लेकिन आपको इतना पता होगा प्रोनाउन के साथ में नाउन नहीं लिखा जाता है, लेकिन एडजेक्टिव जो है नाउन के साथ में लिखी जाती हैं। तो ये वर्ड्स वो वर्ड्स हैं इनके साथ में नाउन का आना 100% कंपलसरी होता है, और नाउन से पहले जो वर्ड आता है वो कहलाता है आपका एडजेक्टिव। क्योंकि ये वर्ड्स पोजीशन शो करते हैं या रिलेशन शो करते हैं, तो इस वजह से ये पोजेसिव एडजेक्टिव कैटेगरी में लिखी जाती हैं। और ये वहाँ पर क्यों लिखे जाते हैं? क्योंकि बताया जाता है कि आई का मी होता है, फिर माइन होता है, फिर माई भी होता है। तो बताया जाता है कि इसके इतने सारे फॉर्म्स होते हैं, तो आई, मी, माई ये तो प्रोनाउन हो जाएंगे, और माइन जो इसका फोर्थ फॉर्म है वो आपका एडजेक्टिव कैटेगरी में जाएगा। इसका यूसेज जो है इसके प्रोनाउन में भी लोग पढ़ाते हैं और एडजेक्टिव्स में भी पढ़ाते हैं, क्योंकि इसका प्रॉपर यूज एडजेक्टिव की तरह ही होता है, इसलिए इसको एडजेक्टिव में खास तौर पर डील किया जाता है। तो डील अगर नाउन के अंदर, प्रोनाउन के अंदर किया जा रहा है या इसको एडजेक्टिव अंदर किया जा रहा है, लेकिन उसको ट्रीट एज एन एडजेक्टिव तरह ही किया जाएगा। अब डिटेल में चाहे प्रोनाउन के अंदर पढ़ा दो या पढ़ लो, या आप एडजेक्टिव के अंदर पढ़ लो, वो आपके ऊपर है, वो आपके टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं। तो कन्फ्यूज़न को थोड़ा सा दूर कीजिए और एडवांस लेवल पर चलिए, मेरा थोड़ा सजेशन आपके लिए ये रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ समझ में आ रही हो। काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं चीज़ों को समझाने के लिए, और क्योंकि हम लोग लाइव क्लास में नहीं हैं तो अभी वन वे कम्युनिकेशन है, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपके मन में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उनको मैं डील करने की कोशिश करता हूँ। फिर भी आपको कोई लगे बात कि नहीं ये सर ने छोड़ दी, ये बात ऐसी और होनी चाहिए थी, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, आप मुझे टेलीग्राम पे बता सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप में बता सकते हो। उसका नंबर आपको जल्दी मिल जाएगा, और व्हाट्सएप कम्युनिटी बनी हुई है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए टॉपिक पर। तो माई, योर, हिज, हर, आर, देयर ये सब प्रोनाउंस में देखने को मिलते हैं, काम या एडजेक्टिव्स का कहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। नाउन के साथ में ये 100% आएगा। मेरा, तुम्हारा, उसका, हमारा, हमारी, हमारे, उनका, उनकी, उनके, ये इसके अर्थ निकलते हैं हिंदी में। जैसे कि सेंटेंस है, हर बैग इज़ न्यू, उसका बैग कैसा है? नया है। तो बैग यहाँ पर हो जाएगा नाउन, ठीक है। इज़ हो जाएगा लिंकिंग वर्ब, न्यू हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। कैसी एडजेक्टिव है? ओपिनियन वाली एडजेक्टिव है भाई। ओपिनियन वाली एडजेक्टिव क्यों बोला है मैंने इसको? इसलिए बोला क्योंकि मेरी नज़र में हो सकता है कि ये बैग नया हो, तो मैं ऐसा लग सकता है कि बैग पुराना हो। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी डिज़ाइन ही ऐसी बनी हो कि मुझे पता है कि इसकी डिज़ाइन ऐसे ही होती है और ये नया वाला ऐसा ही दिखता है, और जनरली वो हो सकता है कहें कि नहीं ये तो पुराना है, हमने तो ऐसे नया हो ही नहीं सकता है, हालांकि उन्होंने नहीं देखा कभी ऐसा नए फॉर्म में, तो हो सकता है। वो आपके ओपिनियन होता है। तो ओपिनियन वाली जो एडजेक्टिव्स होती हैं हर इंसान के लिए अलग अलग वेरी करती हैं। तो आप ध्यान दीजिए, ये आपका नाउन है, तो ये नाउन के आगे एक आ गया एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव किस टाइप का? ये पोजीशन वाला है। हर बैग इज़ न्यू, कि उसका वाला बैग जिस पर उसका हक है वो बैग नया है, तो ये पोजीशन बता रहा है। तो ये दोनों के दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं नाउन फ्रेज का। किसका काम कर रहे हैं? नाउन फ्रेज का। लिंकिंग वर्ब के बाद ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, ये आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, सेंटेंस के लास्ट में यूज़ हो रहा है बिना नाउन के साथ में। ऐसे एडजेक्टिव्स को बोलते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स, और ये काम कर रहा है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का। सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये नाउन दे रहा है, तो ये आपका कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट। मैं आपको एक ही चैप्टर में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर कर रहा हूँ, मल्टीपल चैप्टर्स को मैं डील करने की कोशिश कर रहा हूँ, और चीज़ों को इसी तरह से पढ़ना चाहिए। और आप जब भी टाइम मिले, मेरे पासिंग वाली जो वीडियोस हैं 20, 30, 40 जितने भी हैं 50, उनको पढ़िए। मैं एक एक वर्ड को ब्रेक करता हूँ, फिर उन वर्ड्स को जोड़ करके फ्रेज बनाता हूँ, फिर फ्रेजेस को जोड़ करके क्लॉज बनाता हूँ, फिर उनकी वर्ब्स को बताता हूँ कि किस टाइप की वर्ब्स हैं, कैसे काम कर रही हैं, पार्टिसिपल है, जेरेंड है, इन्फिनेटिव है, किस टाइप की क्लॉज है, हर चीज़ में बताता हूँ। आप उनको एनालाइज कीजिए, और
उनको उससे मेहनत कीजिए। और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है या कोई भी चीज़ बताने की सर इसका आंसर ये है, हमने ढूंढ लिया है, तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। उपहार क्लासेस नाम से ही चैनल बना हुआ है और ग्रुप भी इसी नाम से है, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। फिर बात करते हैं हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव्स के बारे में। देखो, प्रॉपर नाउन तो सुना होगा आपने, अब ये प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होती हैं। जैसे कि हमने लिखा चाइना, चाइना हमारा प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन को ही एज एन एडजेक्टिव यूज़ करें तो उसमें कुछ खास हमें सफिक्स जोड़ने पड़ते हैं और वो बन जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन से बनने वाले शब्द जो हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। जैसे कि अमेरिका का अमेरिकन हो जाएगा, इंडिया का इंडियन हो जाएगा, चाइना का चाइनीज़ हो जाएगा, इस तरह से। और ये आपको बात हमेशा याद रखनी है कि ये वर्ड सेंटेंस के बीच में हो, स्टार्ट में हो या अंत में हो या लास्ट में हो, उनका पहला लेटर जो वो कैपिटल ही बनेगा। तो जैसे कि सी लव्स, वो पसंद करती है, उसको प्यार है किस चीज़ से, फूड से, उसको खाना पसंद है। कैसा खाना पसंद है, तो उसको इंडियन फूड पसंद है, तो इंडियन का आई बड़ा बनेगा पहली बात। और फूड से पहले ये हमारा नाउन है, इससे पहले हमारे एक एडजेक्टिव यूज़ हुआ है जो कि प्रॉपर एडजेक्टिव है, तो ये हमारा कहलाएगा एडजेक्टिव। और ये दोनों के दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं नाउन फ्रेज का। ठीक है, और इस सेंटेंस में फंक्शन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का इस लफ्ज़ के लिए। कभी कभी लोगों के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर हम इसको नाउन फ्रेज कहें कि ऑब्जेक्टिव कहें। सॉरी, थोड़ा फंबल हो गया है। देखिए, सही तरीका क्या है सीखने का सही तरीका ये है कि ये हमारा नाउन है। आप पहले इसको ऐसे बोलोगे, नाउन से पहले एक एडजेक्टिव आया है, किस टाइप का एडजेक्टिव है, तो ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है। एक एडजेक्टिव और नाउन मिलकर के नाउन फ्रेज बनाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फंक्शन क्या कर रहे हैं, मैं फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। किस टाइप का ये काम करे, तो नाउन फ्रेज का काम कर रहे हैं। ये फंक्शन क्या कर रहे हैं, टाइप और फंक्शन में डिफरेंस होता है। तो ये फंक्शन जो है सेंटेंस के अंदर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। किस टाइप का ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं इस लफ्ज़ ट्रांजिटिव वर्ब के लिए। और गहराई में चलते हैं, ये ट्रांजिटिव वर्ब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सिंगुलर वर्ब है क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है। यहाँ पर सी जो है इसका सब्जेक्ट है। सी क्या है, यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। सिंगुलर नंबर है, पर्सनल प्रोनाउन है। इसके अलावा ये हमारा थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, फेमिनिन जेंडर है। इस तरह से सेंटेंस को ब्रेक किया जाता है, बहुत मेहनत लगती है। सेंटेंस किस टाइप का है, सेंटेंस अफर्मेटिव है। किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। किस टाइप का सेंटेंस है अफर्मेटिव के अलावा, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, ना कंपाउंड है ना कॉम्प्लेक्स है। देखिए, आप ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 शब्दों के अंदर इतनी गहराइयाँ हैं समझने के लिए, इसको बोलते हैं पार्जिंग। ये एक टेक्निक है, इसको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अगला इसका टाइप जो है वो आपका है लिमिटिंग एडजेक्टिव्स। ये आपको सुनने कुछ नया लग रहा होगा। लिमिटिंग एडजेक्टिव्स वे होते हैं जो एक नाउन को लिमिट करते हैं कि कितना है। हालांकि आपको ये क्वांटिटी या न्यूमेरिकल लग सकता है एडजेक्टिव, लेकिन ये बेसिकली हम लोग एक अलग कैटेगरी इसको मान के चलते हैं। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको सिखाना है, इसलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। बुक्स में ये हेडिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो थोड़ा सा आप इसको माइंड करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये ईच का मतलब प्रत्येक, एवरी का मतलब प्रत्येक या हर, ईदर का मतलब कोई दोनों में से एक, नीदर का मतलब दोनों में से कोई एक भी नहीं। ईदर को लोग आइदर बोलते हैं, साथ ही साथ नीदर को लोग नाइदर भी बोलते हैं। दोनों प्रोनाउंसिएशन इसके एक्यूरेट हैं। जैसे कि एवरी स्टूडेंट मस्ट अटेंड द क्लास, प्रत्येक विद्यार्थी को क्लास अटेंड करनी चाहिए। ये एक ऑब्लिगेशन है। ये क्या है, एक ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है, ये बाध्यता है कि करने ही करनी पड़ेगी। कितने स्टूडेंट्स को, एवरी स्टूडेंट, हर एक को करना पड़ेगा। ये एक नाउन है, नाउन से पहले एवरी आया हुआ है, तो ये हमारा कहलाएगा एडजेक्टिव।
और ये दोनों मिल करके यहाँ पर काम कर रहे हैं नाउन फ्रेज का। अब फिर से यहाँ से एक क्वेश्चन रेज होता है कि सर जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं इनको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं लोग, तो ये आपको हेडिंग में डिस्ट्रीब्यूटिव हेडिंग के अंदर ही आपको लिखे मिलेंगे बुक्स के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिमिटिंग लिख दिया है। लोग एक क्वेश्चन को कहते हैं कि सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। बहुत सिंपल है, नाउन से पहले आने वाला वर्ड आपका हो जाता है एडजेक्टिव, ये तो आप सीख गए होंगे। अगर इसी जगह में लिखूं ईच विल गेट दिस, तो मैं ध्यान दी ये हमारा वर्ब है। अब वर्ब से पहले क्या आता है सब्जेक्ट, तो ये हमारा ईच क्या है, अब हमारा ये प्रोनाउन है। किस टाइप का प्रोनाउन है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव या लिमिटिंग प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन है, क्यों, ये नाउन के साथ में नहीं है। अगर मैं इसी एवरी को हटा दूं, यहाँ पर ईच लिख दूं, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये ईच स्टूडेंट्स के साथ में है, इसलिए ईच हमारा यहाँ पर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये वर्ब के साथ में, इसके साथ में नाउन नहीं जुड़ा है, इसलिए ये हमारा कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव आपका एडजेक्टिव या लिमिटिंग एडजेक्टिव। आप लिमिटिंग को इग्नोर कर दो, आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव ही मान लो अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है तो। देखिए अब हम डिटेल्ड टेबल देखेंगे एडजेक्टिव के बारे में कि किस टाइप का एडजेक्टिव, उसके क्या फॉर्म्स होते हैं, वो किस तरह से काम करता है और उसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है। ये चीज़ देखना बहुत ही ज़रूरी है। ये कंसाइज और परफेक्ट टेबल है जिससे आपको एक एक चीज़ का आइडिया लग जाएगा। बेसिकली हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको कंप्लीट एडजेक्टिव के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो पहला आपका है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या करता है सेंटेंस में, डिस्क्राइब करता है क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स। उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे ब्यूटीफुल है, ब्रेव है, डेलिकेट है, इंटेलिजेंट है, ब्राइट है, रैपिड है। तो ये बताते हैं कि उसकी प्रतिक्रिया क्या है, उसका नेचर क्या है, वो चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। ब्यूटीफुल का मतलब जैसे कि सुंदर है, ब्रेव का मतलब बहादुर है, डेलिकेट का मतलब बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट का मतलब चमकीला, सॉरी ब्राइट का मतलब चमकीला है, इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान है, डेलिकेट का मतलब नाजुक है, यहाँ पर गलत बोल दी सॉरी, रैपिड का बेसिकली तेज होता है। ये सारे इसके हिंदी अर्थ निकलते हैं, यानी कि इस तरह के एडजेक्टिव्स जो मिलती हैं वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स कहलाती हैं। फिर दूसरा निकल के आता है आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। वे एडजेक्टिव्स जो क्वांटिटी या अमाउंट बताते हैं, इंडिकेट अमाउंट और क्वांटिटी। वे एडजेक्टिव्स जो इंडिकेट करते हैं क्वांटिटी या फिर आपकी अमाउंट के ऊपर, उनको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। जिसमें सम का मतलब कुछ है, थोड़ा है, कई है, बहुत ज़्यादा है, सेवरल है, मच है, लिटिल है, अ लॉट ऑफ है, लॉट्स ऑफ है, प्लेंटी ऑफ है। ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस या वर्ड्स होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। इन सभी की हिंदी यहाँ पर लिखी है। देन आपका आता है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो एग्जैक्ट नंबर बताते हैं किसी भी चीज़ का। स्पेसिफाई एग्जैक्ट नंबर्स, जो एग्जैक्ट नंबर बताते हैं, जैसे कि 1 2 3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट। ये सारे सारे एक डेफिनेट नंबर को इंडिकेट करते हैं। इनकी हिंदी यहाँ पर लिखी हुई है। फोर्थ वन आपका आता है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोस्ट्रेटिव मतलब क्या होते हैं, जो इशारा करते हैं, जो डेमोस्ट्रेट करते हैं। पॉइंट आउट स्पेसिफिक आइटम्स या आइटम, किसी एक खास आइटम या एक से ज़्यादा आइटम्स को पॉइंट आउट करना होता है, डेमोस्ट्रेट करना होता है, तब हम यूज़ करते हैं वहाँ पर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एक आपसे क्वेश्चन है जो कमेंट में बताइए मुझे, रेमोस्ट्रेट का मतलब क्या होता है। एक होता है डेमोस्ट्रेट और एक होता है रेमोस्ट्रेट। तो रेमोस्ट्रेट और डेमोस्ट्रेट में क्या डिफरेंस है, वीडियो को अगर आपको मालूम है तो वीडियो को पॉज कीजिए, मुझे कमेंट में बताइए, मैं चेक करके आपको बताऊंगा। ये कौन कौन से होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस का प्लूरल होता है दीज और दैट का प्लूरल होता है दोज। इस तरह से जो हमने सीखा भी है। नेक्स्ट वन आपका है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। वे एडजेक्टिव्स जो क्वेश्चंस पूछती हैं और वो नाउन के बगल में रखी होती है, नाउन के जस्ट पहले रखे होते हैं। आस्क क्वेश्चंस अबाउट नाउन्स, जो नाउन्स के बारे में क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि विच है, व्हाट है, हुज है, ये सारे शब्द।
फिर नेक्स्ट आपका आता है पजेसिव एडजेक्टिव्स, यानी कि जो इंडिकेट करते हैं ऑनरशिप और रिलेशन, जो किसी से संबंध या उसकी ऑनरशिप या ऑथरशिप को दिखाते हैं। किसी कुछ लिखा तो ऑथरशिप है, किसी कोई चीज़ पास है उसकी है तो ऑनरशिप है, किसी किसी से रिलेशनशिप है तो उसको रिलेशन दिखाते हैं वहाँ पर, इस तरह से। जैसे कि माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, इस तरह से इट्स भी इसमें आता है। नेक्स्ट आपका होता है यहाँ पर प्रॉपर एडजेक्टिव्स, डायरेक्ट फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स नेम्स, यानी कि वे एडजेक्टिव्स जो प्रॉपर नाउन से बनी होती हैं उनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे कि अमेरिकन, इंडियन, इंग्लिश है, इस तरह से। इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है और इंग्लिश का मतलब अंग्रेज लोग भी होता है। और लिमिटिंग एडजेक्टिव्स है ना, लिमिटिंग का मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, रेस्ट्रिक्ट द नाउन, जो नाउन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि कितना है, जैसे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो लिमिटिंग एडजेक्टिव्स कहलाते हैं या फिर आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट निकल के आता है पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स एंड ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। किसी भी सेंटेंस में एक एडजेक्टिव की क्या पोजीशन हो सकती है वो हम सीखेंगे, साथ ही साथ एडजेक्टिव्स का क्या सीक्वेंस होता है, ऑर्डर होता है, वो हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे कि पहला इसका यूज़ जो होता है वो होता है बिफोर द नाउन, किसी भी नाउन से पहले हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। जैसे कि द रेड एप्पल इज़ टेस्टी, जो लाल रंग का सेब है वो स्वादिष्ट है ना। तो हम ध्यान दें ये अपना नाउन है, इसके पहले आया है रेड, तो नाउन से पहले हमारा एक एडजेक्टिव आ सकता है जो कि इस एप्पल की क्वालिटी बता रहा है, उसको बेसिकली डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरह का सेब है। और टेस्टी आपका एक और एडजेक्टिव्स है, उसके बारे में अभी नीचे बात कर रहे हैं। जो वर्ब के बाद आते हैं और अकेले होते हैं उनको हम कहते हैं कि लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाले एडजेक्टिव्स। द स्काई लुक्स ब्लू, तो स्काई कैसा दिखता है, स्काई जो है आसमान जो है वो नीला दिखता है। तो लुक्स भी यहाँ पर लिंकिंग वर्ब की तरह ही काम कर रहा है और यहाँ पर ये एडजेक्टिव जो है एक लिंकिंग वर्ब के बाद आ सकता है, यानी कि वर्ब के बाद भी एडजेक्टिव आ सकता है बिना नाउन के, या नाउन के साथ में नहीं, नाउन से दूर। फिर नीचे एक आपको बात याद रखनी है, सम एडजेक्टिव्स स्पेशली दो डिस्क्राइबिंग इमोशंस और स्टेट्स, कुछ खास एडजेक्टिव्स खास तौर पर वे जो इमोशंस और स्टेट को दिखाती हैं आर ऑफन यूज्ड आफ्टर लिंकिंग वर्ब्स लाइक इज, सीम्स, बिकम्स, यानी कि जैसे कि कोई एडजेक्टिव आपको वर्ब के बाद लगाना है तो ऐसा कहा जाता है कि वे एडजेक्टिव्स जो हैं वो इमोशंस वाली या स्टेट वाली होती हैं जो अकेले लिखी जाती है बिना नाउन के, और वो लिंकिंग वर्ब के बाद ही आती हैं। तो लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, सीम्स, लुक्स है या आपका बिकम्स है, ऐसे आपके अलग अलग वर्ब्स होते हैं। फिर बात करते हैं किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव्स का रियल ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो उनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, वो हमें याद रखना पड़ेगा हमेशा। तो क्या होता है, सबसे पहले आता है ओपिनियन, सबसे पहले ओपिनियन आएगा, देन साइज आएगा, साइज के बाद एज आती है, एज के बाद शेप आता है कि उसका आकार क्या है, फिर उसका कलर आता है, यहाँ पर स्पेलिंग करेक्शन कर लेना, कंप्यूटर में मिस्टेक हो जाती है अक्सर कर। कलर आता है, फिर उसका ओरिजिन आता है कि वो इंडियन है, अमेरिकन है, ओल्ड एज है, न्यू एज है, एंशिएंट एज का है, इस तरह से। फिर मटेरियल आता है कि वो किस टाइप का मटेरियल है, फिर उसका आता है पर्पस कि उसका पर्पस क्या है। जैसे कि अ लवली स्मॉल ओल्ड राउंड रेड इटालियन मार्बल टेबल, ये एक फ्रेज़ है, ये क्या है, ये एक नाउन फ्रेज़ है। किस टाइप का फ्रेज़ है, ये एक नाउन फ्रेज़ है। मैंने इसको नाउन फ्रेज़ क्यों बोला, कोई बता सकता है? सोचिए, सोचो कि ये नाउन फ्रेज़ क्यों है। बेसिकली सेंटेंस में कहीं पर भी ना तो आपका वर्ब यूज़ हो रहा है, ना ही आपका कोई प्रेडिकेट आ रहा है, तो हम इसलिए इसको एक नाउन फ्रेज़ बोलेंगे। नाउन के बारे में ही पूरी बातें लिखी हुई यहाँ पर हैं। अगर इन सबको हम ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर क्या हो रहा है तो आइए देख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा डिटर्मिनर, आप चाहें तो ओपिनियन से पहले डिटर्मिनर भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनर। सबसे पहले यूज़ होगा ए, एन, द वगैरह,
या सम है, फ्यू है, लिटिल है, ऐसे यूज़ करेंगे। फिर आया ओपिनियन कि लवली है। हो सकता है जो चीज़ मुझे लवली लगे वो आपको अगली लगने लगे, ऐसा भी हो सकता है। फिर साइज़ उसका क्या है, स्मॉल है। एज उसकी क्या है कि पुराना है। शेप कैसा है, राउंड है। कलर कैसा है, रेड है। ओरिजिन कहाँ का है, इंडियन का, अमेरिकन, यूएस का है, चाइनीज़ है, तो आंसर आया इटालियन है, इटली का है। फिर उसका मटेरियल क्या है, तो उसका मटेरियल वो मार्बल से बना हुआ है, वो मिल्क से बना हुआ है, वो चीज़ से बना हुआ है, इस तरह से। फिर उसका आएगा पर्पस। पर्पस यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। जैसे कि मार्बल, फिर यहाँ पर हम चाहे तो डाइनिंग लिख सकते हैं, डाइनिंग, हालांकि वो कंपाउंड नाउन में चला जाएगा। डाइनिंग टेबल, खाने खाने के लिए, टेबल फिर आपका नाउन हो जाएगा। तो इस तरह से इन सीक्वेंस में हम चीज़ों को यूज़ करते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो एक सेंटेंस के अंदर, सी बॉट, तो ये तो हो जाएगा आपका सेंटेंस का अलग भाग, एक अलग पार्ट हो जाएगा। ए डिटर्मिनर हो गया, लवली स्मॉल विंटेज ब्लू फ्रेंच स्कार्फ। डिटर्मिनर ये ओपिनियन हो गया, ये साइज़ हो गया, ये बेसिकली यहाँ पर शेप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये आपका कलर हो जाएगा। और आप चाहें तो विंटेज को बेसिकली शेप ने क्या कहा है, विंटेज का बेसिक कलर समय से होता है, एक ख़ास समय पे यूज़ होने वाला। तो ये हो जाएगा। ब्लू आपका फेस से कलर हो जाएगा, थोड़ा आगे पीछे हो गया इसमें। फ्रेंच इसका ओरिजिन हो जाएगा। और चीज़ क्या है, स्कार्फ है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि लोग इस तरह से भी लिख देते हैं, तो इसका सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा कि आगे पीछे चीज़ें ना हो, और इस तरह से ही आपको लिखना पड़ेगा। फिर बात करते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की, कि किसी भी चीज़ की या किसी भी इंसान की दूसरी चीज़ या वस्तु से या इंसान से कंपैरिजन कैसे किया जाता है। तो बेसिकली पहला जो आपका डिग्री होता है, जो कंपैरिजन होता है, वो कंपैरिजन नहीं होता, वो बताया जाता है कि वो चीज़ कैसी है, हम कंपेयर नहीं करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। डिस्क्राइब्स वन नाउन विदाउट कंपेयरिंग, इसमें किसी एक नाउन को हम कंपेयर करते हैं उसी से। उसी से मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा कि वो अच्छा है, इसका मतलब वो बुरा नहीं है, मेरा दूसरा मतलब ये भी है। तो उसमें कंपैरिजन तो होता है, लेकिन वो छुपा हुआ होता है। मैंने बोला ये छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे बड़ा चाहिए, ये बड़ा नहीं है। तो हम इसमें शब्द नहीं लिखते हैं, लेकिन बस उसके बारे में बताते हैं, उस चीज़ के बारे में। जैसे कि दिस कार, सॉरी दिस इज़ अ फास्ट कार, यह एक तेज़ चलने वाली कार है। तो कार के पहले लगा दिया हमने फास्ट। तो ये कोई कंपैरिजन नहीं, बस ये कहना चाहते हैं कि ये तेज़ चलने वाली कार है, इसका मतलब ये स्लो कार नहीं है। फिर बात करें कॉम्परेटिव डिग्री की, तो इसमें दो नाउंस के बीच में कंपैरिजन होता है। नाउंस भी कह सकते हैं और प्रोनाउंस भी कह सकते हैं। और इसमें कंपैरिजन के लिए हम लोग कभी ER, कभी IEST सुपरलेटिव के लिए, और IER, सॉरी R लगा देते हैं, Y को हटा करके। इसमें अलग अलग चीज़ें आती हैं। और कॉम्परेटिव में हम लोग लगाते हैं मोर, जिनके साथ में ER नहीं लग सकता उनके साथ में। जैसे कि दिस कार इज़ फास्टर देन दैट वन, ये कार उस वाली से तेज है, या ये वाली कार उस वाली कार से तेज चलती है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये कार फास्ट है, वो कार स्लो है। तो हमने एक कार को, वन का मतलब दूसरी कार, नाउन दोबारा रिपीट नहीं करते तो प्रोनाउन लगाते हैं। तो इस कार का इस कार से कंपैरिजन कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि ये वाली फास्ट है और ये वाली स्लो है। तो देखिए दो चीज़ों बीच में कंपैरिजन होने लगा, और ER लगा करके हमने इसका कॉम्परेटिव डिग्री बनाया है। और कॉम्परेटिव डिग्री के साथ में एक खासियत और होती है, इसके साथ में THAN का यूज़ हम लोग करते हैं, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। जब दो से ज़्यादा, याद रखना, मोर देन 2, जब दो से ज़्यादा कोई वस्तुएं, कोई व्यक्ति होंगे, तभी हम सुपर डिग्री का यूज़ करते हैं, क्योंकि सुपरलेटिव बताता है कि सबसे ज़्यादा के अर्थ में आता है। सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम या तो IEST यूज़ करते हैं, Y को हटा करके, या EST लगाते हैं। और जो आपका जिसमें EST नहीं लग सकता है, उस पर हम लोग मोस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि दिस इज़ द फास्टेस्ट कार इन द शोरूम,
शोरूम में जितनी भी कार्स हैं, इसका मतलब 2 से ज़्यादा ही हैं, तभी सुपरलेटिव डिग्री आया है। तो उन सभी में ये कार सबसे तेज़ चलती है। तो आप ध्यान दीजिए, फास्ट में EST लगाया है, और याद रखना सभी के सभी वर्ड्स जो वो नाउन से पहले ही आने चाहिए। एक कंडीशन ये भी यहाँ पर आती है। हालांकि और भी चीज़ निकल के आती है, वो आप आगे देखेंगे, लेकिन ये आपका हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। चलिए अब बात करते हैं कि पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव को एक बार में कैसे समझें। तो टेबल से देखते हैं हम लोग। पॉजिटिव डिग्री जैसे हम मान के चलते हैं बिग लिया, तो बिग से सेंटेंस कैसे बनेगा जिसमें कंपैरिजन ना हो। दिस इज़ अ बिग हाउस, यह एक बड़ा घर है। तो कैसा घर है? बड़ा घर है। तो किससे बड़ा घर है ये हमने नहीं कहा। मैंने ये नहीं कहा कि राम के घर से बड़ा है, या उस घर से बड़ा है, उस घर से बड़ा है, वो वाले घरों से बड़ा है, ऐसा हमने कुछ भी नहीं कहा है। तो ये हमारा कहलाएगा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस। अब बात करें कॉम्परेटिव डिग्री के बारे में, तो हमने बिग को कॉम्परेटिव बनाया तो बिगर हो जाता है, उसमें डबल GER हो जाता है। अब डबल G क्यों हुआ है उसका रीज़न हम कभी और देखेंगे, ये स्पेलिंग रूल्स में आ जाएगा। तो हम कैसे बनाएंगे? दिस हाउस इज़ बिगर देन दैट वन, ये वाला घर उस वाले घर से बड़ा है। तो 2 घर लिए, एक ये घर एक वो वाला घर, और दोनों के बीच हमने कंपैरिजन किया, कहा कि ये वाला घर बड़ा है। क्लियर? 2 चीज़ों के बीच में केवल। अब आते हैं सुपरलेटिव। तो बिग का हो जाता है बिगेस्ट। अब बिगेस्ट में जुड़ जाएगा EST। हमने कहा दिस इज़ द बिगेस्ट हाउस इन द सिटी, कि शहर में यह घर सबसे बड़ा है। अब कॉमन सेंस के बाद शहर जो होता है वो 1 या 2 घरों का नहीं होता है, 2 से अधिक घरों का ही शहर कहलाता है। तो ऑब्वियसली उसमें काफ़ी सारे घर होंगे। तो हमने कहा कि सॉरी, कि इन सभी सिटी के जितने भी घर हैं इनसे ये वाला घर सबसे बड़ा है। तो ये आपका हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस। चलिए अब बात करते हैं कि किसी सेंटेंस में जो उसके यूजेस होते हैं एडजेक्टिव्स के वो समझेंगे, जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं उनको समझेंगे, उनको इग्नोर कैसे करना है ये भी समझना आपको है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीखने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या गलत है क्या सही, इसके बीच में हमें एक क्लियर एंड क्रिस्टल कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो ये याद, पहला रूल क्या है कि नो प्लूरल फॉर्म्स, यानी कि किसी भी एडजेक्टिव्स के प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते हैं। जैसे कि दे आर स्मार्ट्स बॉयज़, स्मार्ट्स वर्ड कभी नहीं होता है, तो यहाँ पर एस हटाना पड़ेगा, वो हो जाएगा सही सेंटेंस, दे आर स्मार्ट बॉयज़। अब आपका सेंटेंस सही है। बहुत से लोग मैंने देखा कि ज़बरदस्ती चीज़ों को प्लूरल बनाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद एक और देखते हैं पोजीशन की, एडजेक्टिव की एक्चुअल पोजीशन क्या होनी चाहिए। जैसे कि 2 पोजीशन होती हैं, या तो नाउन से पहले या वर्ब के बाद। जैसे कि अ हैप्पी चाइल्ड, तो चाइल्ड कैसा है? हैप्पी। तो चाइल्ड से पहले आया वर्ड है हैप्पी, तो यह आपका कहलाएगा एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। एट्रीब्यूट ऑफ यूज ऑफ एडजेक्टिव का मतलब होता है कि एक नाउन से पहले वर्ड जो एडजेक्टिव लगाए उसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। अब हम अगला देखें, द चाइल्ड इज़ हैप्पी। अब ये आया लिंकिंग वर्ब के बाद में, तो ये कहलाएगा प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव का मतलब होता है जो सेंटेंस के लास्ट में यूज़ हो और उसके बाद नाउन ना हो, इसके बाद यहाँ पर कोई भी नाउन नहीं लगा है। ठीक है, 2 पोजीशंस की होती हैं। अगला पॉइंट है अवॉइड रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या है कि एक ही सेंस वाले मल्टीपल वर्ड्स यूज़ मत कीजिए। एक ही वर्ड से जब काम चल सकता है, वो सेंस कन्वे कर रहा है बिल्कुल ठीक, तो वही वर्ड आप दोबारा यूज़ मत कीजिए। हाँ, लिटरेचर में या फिगरेटिव लैंग्वेज अगर यूज़ कर रहे हो तो उनमें सब कुछ जायज़ है वहाँ पर। तो डू नॉट स्टैक मल्टीपल एडजेक्टिव्स ऑफ द सेम टाइप अननेसेसरीली, यानी कि सेम वर्ड वाले या सेम मीनिंग वाले, वर्ड वाले नहीं, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स को अवॉइड कीजिए। जैसे हमने कहा अ स्मॉल टिनी लिटिल बॉक्स। स्मॉल का मतलब छोटा, टिनी का मतलब छोटा, लिटिल का मतलब छोटा। जब तीनों का मतलब छोटा ही है तो हम सबको हटा देंगे और अपने मन से हमें जो सही वर्ड चाहिए या जो हमें सही लगता है कि हमें ये लगाना है तो हमने लगा दिया। जैसे कि अ स्मॉल बॉक्स, अ टिनी बॉक्स, अ लिटिल बॉक्स, हम ऐसे शब्द यूज़ कर सकते हैं। अब लोग कह सकते हैं कि सर टिनी क्यों लगा दे, टिनी तो हम बॉयज़ के साथ में लगाते हैं। हाँ, आपको लगता है कि नहीं लगाना चाहिए तो आप छोड़ दीजिए उसको, वो आपके ऊपर है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, कॉमन मिस्टेक्स। कॉमन मिस्टेक्स हम लोग क्या कहते हैं एडजेक्टिव्स में, ओवर यूज इन वन सेंटेंस। ज़्यादातर
कई सारी चीज़ें हम उसमें डाल देते हैं। तो समझिए क्या चीज़ हमें अवॉइड करनी है। अवॉइड ओवरलोडिंग अ सेंटेंस विद टू मैनी एडजेक्टिव्स विच कैन मेक इट कम्बरसम। यानी कि कम्बरसम को बेसिकली होता है जटिल बना देना, कि ज़रूरत से ज़्यादा एडजेक्टिव्स लगा देने से चीज़ें जो हैं वो जटिल हो जाती हैं, बेवजह मतलब सुपरफ्लुअस लगने लगती हैं, देखने में बेहुदा लगने लगती हैं। तो आप उनको अवॉइड कीजिए। फिर आपका एक बात और निकल के आती है, जैसे अभी हमने देखा था टिनी, स्मॉल, लिटिल लगा दिया, स्मॉल, लिटिल, टिनी, जो भी आपको लगाए वो हटा दीजिए, उसको अवॉइड कीजिए। फिर नेक्स्ट वन आपका है इनकरेक्ट ऑर्डर। एडजेक्टिव्स का जो प्रॉपर ऑर्डर होता है उसको याद रखिए, उसके अलावा कुछ और अपने मन से यूज़ करो तो वो गलत माना जाएगा। तो जैसे हम लिखें अ रेड बिग बलून, ठीक है, तो ये गलत है। क्या होना चाहिए? अ बिग रेड बलून, पहले डिटर्मिनर आएगा जो लगा हुआ, ठीक है, फिर उसका साइज़ आता है, फिर उसका कलर आता है, फिर उस चीज़ का नाम या उस इंसान का नाम आता है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। ये इसका एक नियम है। मिक्सिंग कॉम्परेटिव्स इनकरेक्टली। कभी कभी क्या होता है कि एक से ज़्यादा हम लोग जब कॉम्परेटिव डिग्री यूज़ करते हैं तो वो वैलिड है, लेकिन कॉम्परेटिव को फिर से कॉम्परेटिव बना देना वो गलत होता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम कि मीठी चाय को और मीठा कर देना। भाई ऑलरेडी मीठी चाय है, स्वीट टी है, तो उसको क्यों स्वीट और कर रहे हो? उसको ऐसा मत कीजिए। तो लोग ऐसा करते हैं, तो लोग क्या करते हैं जैसे कि मोर बेटर कर दिया। अब ऑलरेडी बेटर कॉम्परेटिव तो मोर क्यों लगाया? तो ये गलत है। तो सही क्या होगा? हमें बेटर लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या अकेला मोर लिख सकते हैं? देखो मोर का मतलब ज़्यादा है और बेटर का मतलब अच्छा है। अब आपको सेंस अच्छे का डालना है कि ज़्यादा का डालना है, ये आपके ऊपर है। तो आप एक चूज़ कीजिए वहाँ पर। फिर अगला आपका है एडवांस नोट्स एंड टिप्स, हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो पहला है एडजेक्टिव क्लस्टर्स। ये बहुत ही कम लोग बताते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। व्हेन मल्टीपल एडजेक्टिव्स आर यूज्ड, जब एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स हम लोग यूज़ करते हैं, द क्लैरिटी ऑफ मीनिंग इज़ एसेंशियल। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आखिर हम कहना क्या चाहते हैं, हमारी उस चीज़ में, उस बात में क्लैरिटी होनी चाहिए बेसिकली। और इस चीज़ में सबसे बड़ी मिस्टेक निकल के आती है एडजेक्टिव्स का ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो इसलिए आपको याद रखना चाहिए कि ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस, इस तरह से इसका एक सीक्वेंस होता है। कलर की स्पेलिंग यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लेना। तो ये आपको ध्यान रखना ही रखना होगा, और ये तभी आएगा जब आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लोगे। एंड वी नो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, सो ऑल यू नीड टू प्रैक्टिस on this topic, on this concept, and you have to I can say mug up the structures of the sentences of the adjectives, so that you can use the adjectives correctly. Because if you are speaking English, it doesn't mean that the one is not understanding the concept, or he is not aware of the concept. If you are speaking English, it means the one is the knower and you have to speak English correctly. Clear? फिर उसके बाद एडजेक्टिव्स वर्सेस एडवर्ब। लोग ज़्यादातर एडवर्ब और एडजेक्टिव्स में कंफ्यूज होते हैं कि ये एडजेक्टिव के एडवर्ब है, और कभी कभी एडजेक्टिव को एडवर्ब की तरह यूज़ कर देते हैं और एडवर्ब को एडजेक्टिव तरह यूज़ कर देते हैं। इन दोनों में ज़मीन आसमान में अंतर है, ठीक है। तो क्या है, एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, वो किसी नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि वो उनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। किसके बारे में? नाउन और प्रोनाउन के बारे में। लेकिन अगर हम इसी जगह बात करें कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके, यानी कि वर्ब, एडजेक्टिव्स और खुद एडवर्ब, या कभी पूरे सेंटेंस के लिए, या किसी कंजंक्शन के लिए, या कभी कभी प्रपोजिशन के लिए जो आ जाते हैं, वो आपके एडवर्ब्स कहलाते हैं। आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, आपको फंक्शन के बेस पे समझना पड़ेगा। और इसका एक बहुत ज़बरदस्त मेथड है पार्जिंग, जिसके ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोस, आई थिंक 30 to 50 मैंने वीडियोस बना रखे हैं। एंड ऑल यू नीड टू वॉच द कॉन्सेप्ट्स ऑन द चैनल, ऑन आवर चैनल, एंड यू हैव टू लर्न ग्रेजुअली each and everything, so that you can grasp the concept easily and find out the depth of the language and the grammar. And we call it syntax, and the other term is, I think, morphology, parsing. These are the main words. So you have to work on these terms. Terms means we have to practice the parsing method. And how can we
practice, we can practice with the help of videos which are provided on the channel, so you can watch it. फिर बात करें कि वर्ब, एडजेक्टिव्स और अदर वर्ड्स यानी कि एडवर्ब्स, उनको जो मॉडिफाई करता है वो होता है एडवर्ब। जैसे कि ही इज़ अ क्विक रनर, वह तेज दौड़ने वाला इंसान है। तो कौन है ये इंसान? ये इंसान कौन है? ये एक नाउन है। तो नाउन के बारे में कौन बात कर रहा है? क्विक। तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है। अब मैंने कहा ही रन्स क्विकली, वह कैसे दौड़ता है? वो तेज दौड़ता है। अब ये क्विकली किसके लिए आया है? वो ही के लिए नहीं, वो रन्स के लिए आया। रन्स क्या है? एक वर्ब है। तो वर्ब के लिए आने वाला वर्ड होता है एडवर्ब और नाउन के लिए आने वाला वर्ड होता है एडजेक्टिव। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझ में आ रही होगी। देन आपका स्पेशल केसेस कुछ निकल के आते हैं, जैसे कि कंपाउंड एडजेक्टिव्स। ये बहुत ही कम लोग पढ़ाते हैं। कंपाउंड एडजेक्टिव क्या होते हैं कि दो से ज़्यादा वर्ड जब आपस में एक साथ एडजेक्टिव की तरह ही काम करें तो वो कंपाउंड एडजेक्टिव बन जाते हैं। और इनको बताने के लिए, जैसे हमें पता नहीं कि वो जो मल्टीपल वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं एक नाउन से पहले कि वो एडजेक्टिव्स हैं कि वो कुछ और हैं, तो हम बीच में हाइफन लगा देते हैं। तो हाइफन से क्या होता है कि वो चीज़ क्लियर हो जाती है कि हाँ ये सारे एडजेक्टिव्स जो मल्टीपल वर्ड्स हैं वो एडजेक्टिव फ्रेज या आपके कंपाउंड एडजेक्टिव हैं जो एक सिंगल नाउन या मल्टीपल नाउन्स के लिए आए हुए हैं। जैसे कि अ वेल नोन एक्टर, देखा जाए तो एक्टर एक नाउन है, नॉन आपका वर्ब के थर्ड फॉर्म में जो एडजेक्टिव तरह काम कर रहा है, और ये वेल आपका एडवर्ब है और ये ए आपका आर्टिकल है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो वेल नॉन है एक एडजेक्टिव के तरह ही काम करे, तो मैंने क्या किया, बीच में हाइफन लगा दिया और इसको ऐसे लिख दिया। अब ये कंपाउंड नाउन हो गया, सॉरी कंपाउंड एडजेक्टिव हो गया। लोग इसको एडजेक्टिव फ्रेज भी कहते हैं कभी कभी, तो आप इसको कह सकते हो, लेकिन मैं इसको कंपाउंड एडजेक्टिव कहूँगा और ये कंपाउंड एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है इस नाउन के लिए। ठीक है। फिर अगला कॉन्सेप्ट निकलेगा आता है एट्रीब्यूटिव या प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स, जो मैंने अभी आपको बताया था। नाउन से जस्ट पहले यूज़ हो रहा है, कहीं पर भी बीच में, स्टार्ट में, एंड में एडजेक्टिव अगर आ रहा है तो ये आपका यूज़ कहलाता है एट्रीब्यूटिव। और वर्ब के बाद अगर एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है और वहाँ पर नाउन कोई भी नहीं है तो ये आपका प्रेडिकेटिव यूज़ कहलाता है। तो डायरेक्टली बिफोर अ नाउन, नाउन के जस्ट पहले, तो एट्रीब्यूटिव कहलाता है। जैसे कि अ रेड एप्पल, तो एप्पल से पहले रेड आ गया तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा एट्रीब्यूटिव यूज़। और लिंकिंग वर्ब के बाद अगर यूज़ किया जा रहा है तो वो कहलाता है आपका प्रेडिकेटिव। जैसे कि द एप्पल इज़ रेड, रेड का बाद कोई नाउन नहीं है, पहली बात लिंकिंग वर्ब के बाद आया हुआ है तो ये रेड कहलाएगा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव या प्रेडिकेटिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव, इस तरह से। और लास्ट वन देखते हैं अपना प्रैक्टिस, कुछ देखते हैं यहाँ पर। आइडेंटिफाई एंड ट्रांसलेट द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स, यानी कि जो मैंने सेंटेंसेस दिए हैं ये 3, इनको हमें ट्रांसलेट करना है इन एडजेक्टिव्स को। तो हम कैसे करेंगे? दी ओल्ड लाइब्रेरी इज़ फुल ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स। ओल्ड का मतलब पुरानी, दा का मतलब छोड़ दीजिए, वो लेते हैं, वो पुरानी या वो पुराना पुस्तकालय। इज का मतलब है, फुल ऑफ का मतलब भरा हुआ, ठीक है। इंटरेस्टिंग का मतलब दिलचस्प, रोचक, बुक्स का मतलब किताबें। वह पुरानी लाइब्रेरी या फिर यह पुरानी लाइब्रेरी या पुस्तकालय दिलचस्प या रोचक पुस्तकों से भरा हुआ है। आई सॉ मैनी ब्राइट स्टार्स लास्ट नाइट। आई का मतलब मैंने, सॉ का मतलब देखे, मैनी का मतलब कई, ब्राइट का मतलब चमकीले, स्टार्स का मतलब तारे, लास्ट का मतलब पिछली, नाइट का मतलब रात। पिछली रात को मैंने कई सारे चमकते हुए सितारे देखे। विच पेंटिंग इज़ मोर ब्यूटीफुल। कौन सी पेंटिंग, इज का मतलब है, मोर का मतलब ज़्यादा, ब्यूटीफुल कौन, सुंदर, यानी कि इनमें से कौन सी पेंटिंग है जो ज़्यादा सुंदर है। तो इस तरह से हमने एडजेक्टिव वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया बड़ी ही डिटेल में और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। हालांकि ये वन शॉट वीडियो है, इसमें हर एक चीज़ मैंने कवर की जो एडजेक्टिव के अंदर होती है, और इसको समझिए। किसी भी एग्ज़ाम के पहले अगर इसको समझ लोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक एक चीज़ आपको समझ में आई होगी।